आफ्टरनून बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा गति चैप्टर शुरू किए थे। ठीक है, तो गति में हम लोगों ने देखा कि चाल क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है ना। ये दूरी, विस्थापन, गति, सरल रेखीय गति, एक समान गति, असमान गति, दूरी और विस्थापन। ठीक, आज आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे और मैंने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी दिए थे आपको, हो सकता है तुम लोग कर ली होगी। एक समान गति और असमान गति सबको स्पष्ट है। निश्चित समय में तय की गई एक समान दूरी यदि कोई गतिशील वस्तु करती है तो वह एक समान गति कहलाती है, और निश्चित समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वह असमान गति कहलाती है। यहाँ देखो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्रियाकलाप 8.5 दिया हुआ है। यहाँ सारणी ये 8.2 है और 8.3 है। दोनों में आपको देखना है कि कौन सी वस्तु ने एक समान दूरी तय की है और किसने असमान दूरी तय की है। ठीक है, तो ए के द्वारा तय की गई, देखो एकदम विरामावस्था से शुरू किया गया है, तो 20 मीटर की दूरी, फिर 40 मीटर की दूरी, फिर 60 मीटर। माने अगर अंतराल हम ज्ञात करें तो प्रत्येक समयांतराल में, यहाँ जो समयांतराल दिया गया है 8 AM to 8:30 AM, 45, 9, 9:15, ये निश्चित समयांतराल है इनका। ठीक है, तो हर 15 मिनट के बाद देखो इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो हर 15 मिनट के बाद जो है इसमें 20 मीटर की परिवर्तन हो रहा है, यानी निश्चित दूरी तय कर रहा है। निश्चित समयांतराल में निश्चित दूरी तय कर रहा है, वह है एक समान दूरी। ठीक है, इसी तरह से बी का अगर हम निकालेंगे तो देखेंगे कि इसमें जो दूरी है वह असमान है। निश्चित समयांतराल में, ये समय है, निश्चित समयांतराल में असमान दूरी तय की गई है, इसको कहते हैं असमान गति। ठीक है, एक सरल रेखा में यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसको एक सरल रेखा या सरल रेखीय गति कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, वेग क्या होता है। वेग है कोई वस्तु इकाई समयांतराल में जितनी विस्थापित होती है। चाल क्या था, कोई वस्तु इकाई समयांतराल में जितनी दूरी तय करती है ना। अभी वेग में क्या है, विस्थापित होती है, उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटा समय, जबकि चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। इस आधार पर चाल क्या हो जाएगा, ये अदिश राशि, और वेग क्या हो जाएगा, सदिश राशि, क्योंकि विस्थापन एक निश्चित दिशा में होती है। जब भी विस्थापन होगा, यहाँ से अगर हम ले जाते हैं किसी वस्तु को तो इधर से इधर ही होगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी होगी, लेकिन दूरी जो होगी चाहे उत्तर, पूर्व, पश्चिम किसी भी दिशा में नापी जा सकती है। ठीक है, तो वेग को v से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक भी चाल की तरह ही होगा। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, ये सब चूँकि पहले चैप्टर का छोटे छोटे 2-3 टर्म्स हैं, वही हम बता रहे हैं तुम लोगों को। औसत चाल और औसत वेग। औसत क्या होता है, किसी भी गणना को या किसी भी संख्या को गिन करके और जितनी संख्या होती है उसे डिवाइड कर देने पर उसका एवरेज निकालते हैं। ठीक उसी तरह से औसत चाल और औसत वेग निकालते हैं। कुल दूरी बटा में कुल समय होता है तो औसत चाल कहते हैं, और कुल विस्थापन बटे में कुल समय होगा तो हम इसको औसत वेग कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, सपोज करो औसत चाल शून्य नहीं होता है, क्योंकि औसत वेग शून्य हो सकता है। जैसे हम लोगों ने इसके पहले भी कहा कि जो चाल है वह पूरी दूरी तय करती है, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। दूरी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। जैसे वृत्तीय मार्ग पर चलती हुई किसी वस्तु को अगर हम देखें तो ये जहाँ से शुरू हुई वहीं जाके ख़त्म होती है, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी क्या हो गई, 0, यानी उसका विस्थापन क्या हो गया, शून्य। तो विस्थापन शून्य हो सकता है। यदि विस्थापन शून्य होगा तो शून्य बटे में कुल समय अगर हम लिख देंगे तो कितना भी समय होगा, जैसे सपोज़ करो कि 1 घंटे में कोई वस्तु 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसका औसत चाल अगर हम 4 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं तो औसत वेग उसका क्या हो जाएगा, कौन सी वस्तु है, ये सवाल के आधार पर देखेंगे कि एक
गतिशील व्यक्ति जो है या गतिशील वस्तु, आपके घर से विद्यालय आप जाती हो 2 किलोमीटर और पुनः 2 किलोमीटर वापस आती हो, ठीक है, जाना और आना, तो दूरी, कुल दूरी कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कितना हो गया? 0, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु जहाँ थी वहीं आपकी अंतिम बिंदु भी हो गई, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन जब मालूम हो जाता है तो हम इसका वेग निकालते हैं, कुल विस्थापन बटे में कुल समय, यानी 0 बटे में 1 घंटा अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? विस्थापन भाग देने पर 0। तो औसत वेग जो होगा वो 0 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चूँकि सब तुम लोग 8th क्लास में पढ़ी हो, तो एक हमने केवल टर्म्स दिया है कि आपकी गति चैप्टर में ऐसे मेन टर्म्स दिए हुए हैं, आप इसको बढ़िया से तैयार करोगे, ठीक है। औसत चाल, औसत वेग, विस्थापन, ये सब आप तैयार करोगी। अब एक टर्म आता है सापेक्ष वेग, ये सब आपकी बुक में है, मैं एक एक चीज़ बुक में से नहीं दिखा रही हूँ, मैंने केवल टॉपिक लिख करके आपको समझा दें। सापेक्ष वेग तथा निरपेक्ष वेग। सापेक्ष वेग जो होता है, दोनों वस्तु, सापेक्ष मतलब एक दूसरे की तुलना में, दो वस्तुएं यदि गतिशील हैं तो उन दोनों के वेग में जो अंतराल होता है, जो अंतर होता है, वह सापेक्ष कहलाता है, चाहे वह एक ही दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, ठीक है। निरपेक्ष वेग में होता है कि एक वस्तु स्थिर होती है और दूसरी वस्तु गतिशील होती है, तो हम कहते हैं उस स्थिर वस्तु की तुलना में यह वस्तु कितनी गतिशील है, वह उसका निरपेक्ष वेग कहलाता है। क्लियर है? सापेक्ष वेग, सापेक्ष वेग में दो वस्तुओं के बीच के गतिशीलता को जिस आधार पर देखते हैं वो उसकी सापेक्षता कहलाती है। अगर वेग के आधार पर देखते हैं तो वह सापेक्ष वेग कहलाता है। तो ये दोनों वस्तु यदि गतिशील है, चाहे वो एक ही दिशा में हो या दो विपरीत दिशाओं में हो, तो हम कहेंगे ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष वेग की गणना हम कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी कितनी अधिक तेज है, कौन कम है, ये गणना के आधार पर निकाल लेंगे। और निरपेक्ष वेग होता है कि एक वस्तु जो स्थिर होती है, यानी उसका वेग क्या है? 0 है, और उसकी तुलना में यह वस्तु कितनी गतिशील है, वह उसका निरपेक्ष वेग कहलाता है, ठीक है। एक टर्म है त्वरण। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण, जब कोई वस्तु अपना चलती रहती है और अपने वेग में परिवर्तन करती है, उसके वेग में जो परिवर्तन होता है, जैसे यहाँ पर अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, अगले घंटे में वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो क्या हो गया? उसके वेग में वृद्धि हो गई, ठीक है। तो उसको कहते हैं वेग परिवर्तन की दर, माने कितना समय लग रहा है उस वेग परिवर्तन में, तो उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग शब्द है और वेग परिवर्तन जो होता है वो एक दिशा में होता है, ठीक है, इसलिए त्वरण एक सदिश राशि है। यदि किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग को u मान लिया जाता है और अंतिम वेग को, चूँकि वेग का संकेत बताएं कि v है, तो प्रारंभिक वेग को अगर हम u से लिखते हैं और अंतिम वेग को v से लिखते हैं, तो a इक्वल टू त्वरण इक्वल टू दोनों वेगों में अंतर, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग में अंतर जो हो जाएगा, ये वेग परिवर्तन कहलाता है। कितना वेग परिवर्तन हुआ, ठीक है। v माइनस यू इक्वल टू वेग परिवर्तन होता है, और समय बटे में समय, t को समय से दर्शाते हैं। यहाँ भी लिख दिए कि वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल, जितने समय में हो रहा है, अगर निश्चित समय अंतराल में हो रहा है तो हम प्रति घंटा कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले 1 घंटे में, फिर आधे घंटे में उसकी स्पीड बढ़ जा रही है, फिर 40 मिनट में स्पीड बढ़ रही है, तो वह जो होता है समय अंतराल होता है। प्रारंभिक और अंतिम के बीच का जो अंतर होता है वह समय अंतराल कहलाता है। यहाँ देखो, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, ठीक है। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे हुआ? क्योंकि जो ये वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इस प्रति सेकंड में जब हम इसको नीचे ले आएंगे, क्योंकि डिवाइडेड है ना, मीटर डिवाइडेड सेकंड है, इंटू सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे में सेकंड गुणे सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि त्वरण में, अभी हमने कहा ना कि समय अगर निश्चित रहता है तो क्या होता है,
यदि वेग में बराबर समयांतराल में बराबर परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। यदि वेग के साथ साथ समय में भी परिवर्तन होता रहता है तो उसको कहते हैं असमान त्वरण। ठीक है। यदि वस्तु का वेग एक निश्चित समयांतराल में बढ़ता रहता है तो वह त्वरण धनात्मक होता है, और उसके वेग में यदि कमी होती रहती है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। यदि किसी वस्तु को अचानक रोक दिया जाता है, जैसे कोई बहुत स्पीड में गाड़ी चल रही है और उसको अचानक ब्रेक लगा दिया जाता है तो उसको कहते हैं मंदन। त्वरण ऋणात्मक या मंदन कहते हैं अचानक। तो उस समय क्या होता है, v = 0 हो जाता है। अचानक ब्रेक लगने पर उसका वेग जो है 0 हो जाता है। ठीक है। तो इस आधार पर आपको हम कुछ आंकिक सवाल भी देंगे। कुछ सूत्र है, इसका फ़ोटो मैं खींच करके दे रही हूँ। इस सूत्र के आधार पर और इस यहाँ सूत्र के आधार पर ये 3-4 प्रश्न मैंने दे दिया है। ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे। जैसे देखो यहाँ पर एक सवाल है, यदि कोई बस 6 घंटे में, ये मत लिखते ना, त्वरण के लिए लिखा हो, यदि कोई बस 6 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी तय करे तो बस की चाल ज्ञात करो। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आपको देखना है। चाल के लिए चाल बराबर दूरी बटा समय। 400 किलोमीटर दूरी दी हुई है, समय दिया हुआ है 6 घंटे। ठीक है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। कुल दूरी बटे में कुल समय, यहाँ है ना, कुल दूरी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। 10 सेकंड में एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो कार का त्वरण ज्ञात करो। अब देखो सबसे मेन चीज़ है कि आपको यहाँ पर t दिया हुआ है, समय दिया है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और अंतिम वेग दिया है। लेकिन यहाँ देख रही हो कि यहाँ 10 सेकंड दिया और ये घंटा में है, तो या तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे या फिर इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तब हम ए का मान निकालेंगे। ठीक है। विरामावस्था से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। साइकिल सवार का त्वरण ज्ञात कीजिए। विरामावस्था से, जब हम विरामावस्था शब्द कहते हैं तो प्रारंभिक वेग यानी u = 0, u = 0, ये वाली चीज़। ठीक है। साइकिल सवार 20 सेकंड में t = 20 सेकंड और 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, v = 4 मीटर प्रति सेकंड। तो निकालना क्या है, e। त्वरण इक्वल टू क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल। वेग परिवर्तन कितना है, v - u, 4 - 0 अपॉन जो समय दिया हुआ है उसके आधार पर करके इसको ए को निकालोगी। ठीक है। तो इतना पहले आप करोगी, अपनी कॉपी में नहीं आएगा तो मैं फिर बताऊंगी, मैं सॉल्व करके दूंगी आपको, लेकिन पहले आप कोशिश करोगी। बुक आपके सामने है, जिसके पास जो भी किताब है, इसलिए हमने बहुत बुक पर जोर नहीं दिया। आपके पास जो भी बुक है आप उसमें ये टॉपिक खोजोगी, इस तरह का प्रश्न खोजोगी तो तुमको मिल जाएगा और इसको सॉल्व कर लोगी। ठीक।